ये ट्रायल एंड एरर्स के अंदर थोड़ी सी गाइडेंस उन पेरेंट्स को भी आपके थ्रू आना चाहिए कि ये लोग क्या बेटर कर सकते हैं इन रेजिंग देयर किड्स, क्योंकि आने वाली जनरेशन ये है, सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है और उसके आगे वाली जनरेशन भी अब इन्हीं से ही चलेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना फैमिली सर्कल में किसी एक को ट्रॉमा ब्रेक करता है। जी। तो आई वांट यू टू अवेयर आवर ऑडियंस अबाउट दैट कि उसके लिए कैसे करना चाहिए, बिकॉज डिवोर्स केसेस आर ऑन द राइज, चिल्ड्रन की कस्टडी अलग अलग जगह जा रही है, जी। आउट ऑफ वेंजेंस और आउट ऑफ हर्ट वट एवर द रीजन इज, बच्चों के ऊपर जितना भी वो सारी एंगर अग्रेशन जो सब कुछ है जो वो बाहर कहीं जाके डिस्कस कर रहे हैं, वो बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक स्पंज, दे आर अब्सॉर्बिंग इट, एंड अब जब वो बड़े हो रहे तो दे हैव दैट न्यू ट्रॉमा, दे आर बीइंग रेज्ड लाइक दैट, वो कैसे सोसाइटी को डील करेंगे। तो आई वांट यू टू ये 3-4 पॉइंट्स आप जरा हेल्प करें। देखिए इसमें एक चीज, जब आप सेपरेटेड कपल्स या डिवोर्स कपल्स की बात करते हैं तो बहुत बार जब लोग अलग होते हैं उनके इश्यूज तो रिजॉल्व नहीं हुए, और काफी बार डिवोर्स बहुत अगली होता है, म्यूचुअल में भी बहुत बार इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं। तो क्या होता है, वो लोग कैरी कर रहे होते हैं। अगर मेरे कुछ इश्यूज हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, मेरे अंदर भरे हुए हैं, तो मेरे बिहेवियर में किसी न किसी फॉर्म में निकलेंगे, क्योंकि मैंने उनको डिस्कस नहीं किया, रिजॉल्व नहीं किया, कहीं और नहीं गई, किसी न्यूट्रल स्पेस में नहीं गई, मेरे अंदर ही अंदर वो भरे हुए हैं, मेरे वर्क प्लेस में, मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरे चाइल्ड के साथ, हर जगह पे वो इम्पैक्ट करेगा। और क्योंकि मैक्सिमम टाइम या रात को जब हम घर आते हैं हम बच्चों के साथ ही होते हैं और हम भरे हुए हैं, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, हमें पता चल जाता है कि हमारा एक्स क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है अब उनकी लाइफ में, या उन्होंने तब क्या किया था, या मुझे कैसे पुट डाउन किया था, कैसे ह्यूमिलेट किया था। तो बहुत बार लोग बच्चों को वेंटिंग का सोर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि जो अभी मैंने बच्चे को बोला उसका पर्पस क्या था, मैंने किया क्या, ये क्यों, व्हाट विल इट ब्रिंग टू मी और द चाइल्ड, विल इट बेनिफिट। जैसे तेरी माँ तो ऐसी है, या तेरे पापा ने मेरे साथ गलत किया, और मैन आर लाइक दैट। सो बेसिकली हम जैसे ही जजमेंटल ओपिनियन देंगे, बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, बच्चे उन्हें इंटरनलाइज करते हैं। तो बच्चे बड़े होके क्या करते हैं ना, कि या तो वो उस पेरेंट की तरफ जाएंगे और उससे क्लैरिटी लेंगे बड़े होके, क्योंकि उनका इशू अनरिजॉल्व हो गया ना, अब आपने उनके अंदर डाउट क्रिएट कर दिया कि आपका पेरेंट अच्छा नहीं था या नहीं थी। अब वो या तो वहां जाके क्लैरिटी लेंगे या वहां पे हेटरेट करेंगे, या उनको लॉन्गिंग होगी। क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा भी अगर आया ना 3-4 साल का, जिसके पेरेंट्स सेपरेट होने वाले हैं, वो एक ही बात कहता है, मैं चाहता हूँ कि दोनों साथ। आप जब भी उससे पूछोगे वो हमेशा बोलेगा मुझे दोनों चाहिए, उसके तो पेरेंट है ना। सो बहुत बार बच्चे खुद को ब्लेम भी करते हैं। सो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पेरेंटिंग एंड नहीं हुई है। सो सेम मैसेज देना, बच्चे को ये क्लैरिटी देना दैट वट एवर इज हैपनिंग बिटवीन अस इज एन एडल्ट थिंग, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, यू आर नॉट द रीजन फॉर दिस। बच्चे का रूटीन बनाए रखना, एक बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव ना होना कि चल मैं तुझे साइकिल दिला देता हूँ, इतने लाख की साइकिल तुझे दिला देता हूँ, तो वो आपकी साइड हो गया। काफी बच्चों को फूड या मटेरियल चीजें चाहिए होती हैं, तो वो किसी एक पेरेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट सेम पेज में नहीं है ना। तो बच्चे को भी पता है कि क्या करना होता है, क्या बोलना होता है। सो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, बच्चे के फ्यूचर रिलेशनशिप्स पे उसका इम्पैक्ट आ सकता है। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इफ आई एम नॉट इमोशनली फीलिंग ओके, my child should not be burdened with that. Why should the child suffer? I have to go to a neutral place, talk about it, sort it out. बच्चे पे मैं वो नहीं डाल सकता हूँ या सकती हूँ। अब डिवोर्स केसेस में जो या सेपरेशन केसेस में ज्यादा जो सुनने को आता है, एक पेरेंट को कस्टडी मिले, नाउ दे ट्राई देयर बेस्ट, नॉट ऑल ऑफ देम बट अ फ्यू ऑफ देम बोलते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ देम बोलते हैं बट अ फ्यू ऑफ देम, कि बच्चा हमारी तरफ इंक्लाइंड रहे, दूसरे पेरेंट के पास कम उसकी मीटिंग टाइम अवेलेबिलिटी थोड़ा वो रिस्ट्रिक्ट कर दें। जैसे मैंने आपको बताया है कि वो अपना जितना भी वो सारनेस ऑफ रिलेशनशिप है, दे आर ड्रॉपिंग इट ऑन देम अनइंटेंशनली। कोई अपने बेटे या बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहेगा, बट something they should be very careful of while doing it in front of their kids। और ये जो मीटिंग आवर्स और ये सब रिस्ट्रिक्ट करने से they are actually doing it wrong to the kid। दोनों सफर करेंगे, लेकिन जो बच्चा या बच्ची जो बड़े हो रहे हैं वो
जितना वो फिगर को मिस करेंगे, चाहे वो फादर या मदर को कर रहे हैं, उतना उनके ट्रॉमा इंक्रीज होंगे, उनके आगे जाके रिलेशनशिप में उतना ज्यादा वो इफेक्ट होएगा। मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी अवेयरनेस हमारी ऑडियंस को देखिए, दीजिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेपरेशन के बाद दोनों लोग बच्चे की वेलबींग को फर्स्ट रखें, चाहे बच्चा किसी के भी पास हो। बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, बच्चे की नर्चरेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसमें अपनी पर्सनल इमोशंस को बीच में लाना अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज जब हम सेल्फलेस होंगे उस एरिया में, तभी हम बच्चे के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हम सेल्फिश होके सोचेंगे कि मेरे साथ क्या गलत हुआ, जैसे काफी लोग जब बच्चा उनके पास होता है तो वो अपने घरों में दूसरे पेरेंट फिगर के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, बिकॉज उनके वूंड्स हैं तो वो डिस्कस कर रहे हैं, पर आपका बच्चा छुप के सुन रहा है। बच्चे Right. छुप के सुनते हैं, बच्चों पे उस चीज का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बच्चों में बहुत गिल्ट होता है, बच्चों में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हम उस दूसरे पेरेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अपना इमेज अच्छा बना रहे हैं उनका इमेज खराब करके, पर ऐसा नहीं हो रहा है। Correct. बच्चे पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और बहुत बार लेटली क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है तो लोग पहुंचते हैं हमारे पास, लोग पहुंचते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, लोग जाके डिस्कस करते हैं, लोग पूछते हैं कि अब हम क्या करें। और बहुत बार क्योंकि अच्छा अवेयरनेस भी है तो लोग सेपरेट होके भी आते हैं इकट्ठे कि अब हम क्या करें, व्हाट टू डू। काफी बार लोग डैमेज होने के बाद आते हैं, जब डैमेज हो गया कि अब बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है, अब बच्चे को किसी के पास लेके जाना है, दूसरे पेरेंट्स से डिस्कस करना है और फिर वहां पहुंचना है। देन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि आपके घर का कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस वजह से ये हुआ, अब हम आगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा अगर 8-9 साल का है और डिवोर्स अभी हुआ है, इसका मतलब बच्चे ने 5-6 साल 7 साल बच्चे ने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, सुने हैं, विटनेस करे हैं, Right. उसने कुछ इमेज फॉर्म करी है। अब वो किसी एक के साथ है तो अब बच्चे का पर्सपेक्टिव लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे उतना इजीली ओपन अप नहीं होते हैं, दे टेक टाइम, बट यस जब वो ओपन अप होते हैं तो वो समझ आता है कि कहाँ से क्या चीज इम्पैक्ट कर रही है। तो इट इज अ टीम वर्क, उसमें पेरेंट्स के साथ भी काम होता है। सो पेरेंट्स का माइंडफुल होना बहुत जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि घरों में जब डिस्कशंस होते हैं तो सब दरवाजे खुले होते हैं, बच्चे वहीं बैठे होते हैं, कोई इतना माइंडफुल नहीं होता कि अभी नहीं बोलना, अभी गलत नहीं बोलना, अभी किसी के पर्सनालिटी को लेकर ब्लेमिंग नहीं करनी। एक न्यूट्रल प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज फादर साथ है या नहीं वो हमेशा फादर रहेंगे, मदर साथ है या नहीं वो हमेशा मदर रहेंगी। वो राइट उस दूसरे पेरेंट का है बच्चे, वो नहीं लिया जा सकता। तो मैम, जैसे आपने पैनिक अटैक्स के बारे में बताया, जी, हाउ डू यू Differentiate. डिफरेंशिएट बिटवीन पैनिक अटैक एंड एंजाइटी अटैक? सो बेसिकली पैनिक अटैक एब्रप्टली फॉर्म होता है और एंजाइटी स्लोली ग्रेजुअली बिल्डअप होती है। पैनिक अटैक एकदम 10 मिनट के अंदर पीक पे पहुंच जाता है एंड फिर ग्रेजुअली नीचे आता है। एंजाइटी स्लोली रहती है, वीक्स तक वो बिल्डअप रहती है, वो वरिंग में आ जाता है। पैनिक अटैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है दैट देयर इज अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, देयर इज फियर ऑफ डाइंग, कि बस मैं मरने वाला हूँ। एक एक्सट्रीम फीलिंग तक वो पहुंच जाता है। जैसे उसके सिम्टम्स मैंने आपको बताए, चेस्ट पेन होना, पैल्पिटेशन होना, Right. स्वेटिंग होना, ये उसके प्रोमिनेंट सिम्टम्स। पैनिक अटैक के तो हो गए, एंजाइटी के थोड़े एग्जांपल्स। एंजाइटी में भी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बट दोनों का प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप इज वेरी डिफरेंट। पैनिक अटैक अब्रप्ट आता है Right. और एंजाइटी ग्रेजुअली बिल्डअप होती है, स्लोली बिल्डअप। मैम, एक मैं आपसे, एक जो टर्म हम लोग अटेंशन डेफिसिट बहुत ज्यादा सुनते हैं, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, जी। उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली और व्हाट आर द सिम्टम्स? ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये छोटी उम्र से बच्चों में दिखने लग जाता है। इसमें इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स होते हैं। इनअटेंशन मतलब बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, बच्चे को हर थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो रही है, अपनी उम्र के और बच्चों से कम फोकस कर पा रहा है, उसको हर थोड़ी देर में ब्रेक चाहिए। पढ़ते पढ़ते कभी वॉशरूम जाना है, कभी पानी पीना है, कभी खो गए, तो फोकस ना रह पाना। हाइपर एक्टिविटी में आप देखेंगे कि कुछ बच्चों का फिजिकल एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है अपनी उम्र के और बच्चों से। हिलते डुलते रहना, फिजिटी होना, इसको छेड़ना उसको छेड़ना, एक टिकाव ना होना, एक जगह पे ना रह पाना। इम्पल्सिविटी मीन्स बिना सोचे समझे चीज़ें करना। जैसे साइकिल चला रहे हैं तो बहुत तेज चला रहे हैं, लेफ्ट राइट ना देखना, चीज़ें खो कर आना।
चोट बहुत ज्यादा लगना क्योंकि ध्यान नहीं दिया, कहीं भी हाथ लगा देना, ध्यान नहीं दे। जैसे काफी सारे बच्चे, सपोज अभी मेरे पास एक चाइल्ड आया जो 14 ईयर ओल्ड है, उनको स्कूल ने सस्पेंड किया क्योंकि उन्होंने बॉटल ली और दूसरे बच्चे के सर पे मार दी। स्टील की बॉटल थी, उस बच्चे को बहुत ब्लीडिंग हो गई, तो स्कूल ने इनको सस्पेंड किया। इस बच्चे का हमने असेसमेंट किया एंड ये पता चला कि वो बचपन से ही हैज ADHD, तो वो इम्पल्सिव हो गया बहुत ज़्यादा, जिसमें उसको जब किसी बच्चे ने छेड़ा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। सो अटेंशन डेफिसिट में क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम जो है वो 10-11 साल की उम्र तक सेटल हो जाती है, बट डिस्ट्रैक्टिबिलिटी और इम्पल्सिविटी बनी रहती है। उसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए रेगुलर बिहेवियरल इंटरवेंशंस, बिहेवियरल सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अटेंशन एनहांसमेंट एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं और साइकेट्रिक कंसल्टेशन भी हेल्प करती है। जैसे काफ़ी बच्चे जिनका अटेंशन स्पैन कम है वो मेडिसिन लेते हैं टू इंक्रीज द अटेंशन स्पैन। जिनको ADHD है मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे, they take medications and medications do help. So psychological assessments के थ्रू कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू डायग्नोसिस होता है कि इस बच्चे को ADHD है, नहीं है तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। इनअटेंशन के सिम्टम्स माइल्ड है, मॉडरेट है। बिकॉज अगर बच्चे का सपोज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यहाँ है बट ADHD की वजह से वो यहाँ परफॉर्म करेगा। काफ़ी बार जिस बच्चे को ADHD है उसका वर्क कंप्लीट नहीं होता, वो बोर्ड से पूरा कॉपी नहीं करता, वो क्लास में टॉकेटिव होता है और बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, रबड़ उठा के फैन पे फेंक दिया। कुछ बिहेवियर्स कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं बिकॉज एक जगह पे वो फोकस्ड नहीं हो पाते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और हम उसको अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि बड़ा नटखट है ये, तो कुछ ना कुछ हाँ, मस्ती करता उनको हम नॉटी बोलते रहते हैं, नॉटी होते रहते हैं, बट अ, एक्चुअल प्रॉब्लम कि मच डीपर। बहुत चंचल है, नॉटी है, सुनता नहीं है। तो आज से कुछ टाइम पहले तक जब अवेयरनेस नहीं थी तो फिर ये बच्चे इग्नोर हो रहे थे क्योंकि वो बच्चा डिसिप्लिन ब्रेक कर रहा है ना। सबको कैसा बच्चा चाहिए, ओबीडियंट, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग, अच्छे नंबर लाए। पर ये बच्चा सफर कर रहा है। जैसे अभी हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम फोकस्ड हैं, हम एंगेज्ड है एक फोकस्ड कॉन्वर्सेशन में, वो उतना फोकस्ड कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएगा, वो बहुत लंबा लाइन में नहीं खड़ा हो पाएगा, वेट नहीं कर पाएगा, उसको जल्दी होगी, फिजिटी हो जाएगा, इम्पेशेंट होगा। तो जब ये समझने लगते हैं लोग, जब हम पेरेंट्स को साइको एजुकेट करते हैं कि ये क्या है, ये आपके बच्चे की गलती नहीं है, ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो सफर कर रहा है। दिस नीड्स आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये किस लेवल तक सिवियर हो जाता मैम ADHD? If किस it लेवल is तक not सीवियर? treated at the right time, can it move up to be like देखिए to another level, be very very severe? सीवियर, देखिए सीवियर है अगर किसी को, तो वो सीवियर है, वो आप ये देखेंगे कि वो बच्चा अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर उसका पोटेंशियल यहाँ परफॉर्म करने का है तो वो यहाँ है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी की वजह से उसको दिक्कत होगी। प्लस दोस्त नहीं बना पाएगा क्योंकि वो गेम के रूल्स अपने हिसाब से चलाना चाहेगा, तो दोस्त नहीं बनेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे, तो वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन कॉन्स्टेंट चलता रहता है। बहुत बार प्रोफेशनली भी उनको दिक्कत होती है चीजें अचीव करने में, बिकॉज उतना फोकस नहीं रह पाते, चीजें बहुत सारी करना चाहते हैं बट क्योंकि ध्यान यहाँ वहां चला जाता है इसलिए एक चीज पे लंबा नहीं रह पाते। बट विद ट्रीटमेंट आई विल से दैट मेनी एडल्ट्स, बिकॉज अब लोग आते हैं एडल्टहुड में भी ADHD असेसमेंट करवाने के लिए, क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। तो अब लोग विद डायग्नोसिस जब प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो अपने कॉलेज में जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं या अपनी जॉब में नहीं कर पा रहे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बेटर होती है। तो जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है खुद से, क्योंकि देखिए जब मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो मैं गलत सुनता रहूँगा, क्योंकि फैमिली भी क्रिटिकल हो जाती है, सब गलत बोलते रहते हैं, सब बोलते हैं नालायक है, कुछ कर नहीं रहा, अचीव नहीं कर रहा, बाकी लोगों को देख। तो वो एक अलग इमोशनल फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता रहता है। रिलेशनशिप्स में भी वो वाली दिक्कत रहती है। बट विद ट्रीटमेंट काफ़ी सारे लोगों के ये वाले एरियाज बहुत सॉर्टेड हो जाते हैं। बट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहता है, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म। एक डिसऑर्डर जो और बहुत ज़्यादा सुनने में आता मैम, जो लोग बोलते हैं कि मेरे पार्टनर को, या इवन मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स को या किसी को, हर कोई बोलता है कि OCD है, इसको OCD है। ये OCD के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए ना मैम। जैसे देखिए OCD इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन का मतलब है रिपीटेटिव थॉट, माई थॉट, I don't want the thought to come. It is an intrusive thought. I am unable to control the thought.
मेरा ही विचार है, बार बार आ रहा है, मैं उसको रोक ही नहीं पा रहा हूँ, जबरदस्ती घुसा जा रहा है, और उस थॉट को रोकने के लिए मैं कुछ एक्शंस में इन्वॉल्व होता हूँ, जिन एक्शंस को हम बोलते हैं कंपल्शंस। जब मैं कंपल्शंस में इन्वॉल्व होता हूँ तो मेरी एंग्जाइटी नीचे आ जाती है। जैसे एक क्लियर साइकिल है, ऑब्सेशन हुआ, मुझे एक थॉट आया कि टेबल गंदी है, मेरा हाथ गंदा हो गया। अब मुझे कॉन्स्टेंटली ये थॉट आया जा रहा है कि मेरा हाथ गंदा है, गंदा है, गंदा है। इस थॉट से मुझे एक डिस्कम्फर्ट फील होना लगा, एंग्जाइटी सी फील होने लगी। तो मुझे लगा फटाफट उठो, वॉशरूम जाओ। मैंने जाके हैंड वॉश किया, दैट इज कॉल्ड कंपल्शन। मुझे रिलीफ मिला, पर हाथ धोने के बाद वो जो रिलीफ है वो रिलीफ टेम्परेरी है, क्योंकि उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑब्सेशन आएगा। मैंने ताला लगाया या नहीं लगाया, मैंने ठीक से रूम साफ किया नहीं किया, वो चीज़ अपनी जगह पे रखी नहीं रखी, जाके मैं चेक करके आती हूँ। फिर वो उसी लूप में फंस जाते हैं। सो बेसिकली जिन लोगों को ओसीडी है वो बहुत पेन में रहते हैं, बहुत डिस्ट्रेस में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं, उसी लूप में फंसे रहते हैं। उनकी फंक्शनैलिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, उनकी फैमिली भी बहुत सफ़र कर रही होती है, क्योंकि उनकी फैमिली ये देखती है कि वो अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर रहे हैं, बार बार जाके एक दिन में 20 बार 30 बार हाथ धो रहे हैं, उनके हाथ छिल गए, हाथ से खून आ रहा है, पर वो हाथ धोना अपना रोक नहीं पा रहे। इसके लिए मैम थेरेपी किस तरीके से और कौन सी स्टेज पे आइडेंटिफाई जब हो जाता है, कब कितनी जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इट कैन गो अप टू एनी लेवल? देखिए, जितना जल्दी पहचान में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चों में भी होता है, छोटे बच्चे भी आते हैं। ये वाली जैसे एक फीलिंग आती है कि अगर मैंने उनको देख लिया तो उन्हें कुछ हो जाएगा, तो अब मुझे उनको देखना नहीं है, आंख बंद करके अपने रूम में चले जाओ। बेसिकली ओसीडी आपको फील करवाता है कि आप गलत कर रहे हो। आप खड़े हो तो आप खड़े क्यों, आप बैठ जाओ। आप बैठ कैसे गए, अब देखो उन्हें कुछ हो जाएगा, आपको खड़े होना चाहिए। तो उस बहुत सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, तो पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड रहता है। तो जहाँ पे ऐसा लगे कि अब मेरी फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मुझे कुछ वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसी टाइम रीच आउट करना चाहिए। यूजुअली हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं ओसीडी में। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत हेल्पफुल है ओसीडी में। कुछ सेशंस के बाद एक चेंज आने लगता है, बट डेफिनेटली जब कोई ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहा है इस चीज़ से, सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्लस मेडिसिन एज पर रिसर्च दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैम ये इसके अंदर थोड़ा मतलब इंस्टेंस थोड़ा सा फनी है, लेकिन है कि जैसे क्रिकेट मैचेस में अगर कोई ग्रुप में बैठ के बहुत सारे फ्रेंड्स मैच देख रहे हैं तो कहता कोई हिलेगा नहीं, ये आउट हो जाएगा वरना। हाँ, तो ये उनकी फंक्शनैलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा ना। जैसे लोग कहते हैं अब तुम खड़े मत होना, नहीं तो। लेकिन ये क्या शुरुआत है? नहीं, ये शुरुआत नहीं है। इस 83 मूवी में भी था कि एक लक्षण से बीमारी नहीं बनती, ग्रुप ऑफ लक्षण होते हैं। जब वो आपकी फंक्शनैलिटी को, आपकी सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को इम्पैक्ट करने लगते हैं और आपको बहुत स्ट्रेस देते हैं, तो हम उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। ये जो चीज़ है ये स्ट्रेस नहीं दे रही ना, बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रपोर्शन वाला ऐसा कुछ नहीं दे रही ना, ये ना उनकी डे टू डे फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रही है। वो तो एक मूवमेंट है। हम आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा, मतलब आई गॉट टू नो about so many things, then I'm sure it was very full of knowledge for our audience also, काफी awareness spread करी। मैम आज के एपिसोड अगर कोई पूरा भूल जाए, पूरा भूल जाए, पूरा एपिसोड देखा, सब कुछ भूल गया, बट इफ ही कुड टेक अवे वन थिंग फ्रॉम दिस एपिसोड, व्हाट वुड यू वांट दैट टू बी? सी, आई थिंक अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपको पता चलता है कि कोई किसी मेंटल हेल्थ कंसर्न से गुजर रहा है, तो उन्हें ये नहीं कहना चाहिए तुझे कुछ नहीं है, तू फालतू में सोच रहा है, बेकार की बात है, नाटक कर रहा है। मेंटल हेल्थ सफरिंग ट्रू सफरिंग है। अगर कोई कह रहा है तो उसको सीरियसली लीजिए, जज मत करिए, जेन्युइनली उनके साथ रहिए, उनको एनकरेज करिए टू टॉक। और अगर आपको लग रहा है कि आप उनका पेन नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं, सो उनको प्रोफेशनल हेल्प के लिए किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करिए। Very beautifully explained, ma'am. Thank you so much for taking out time for our podcast, ma'am. Thank you so much. Thank you for watching our episode. See you very soon on our next episode of Let's Talk with Akhil.